हेलो दोस्तों। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 15 अप्रैल का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसका टॉपिक क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 1 में आ जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब आपने वैसे पढ़ रखा होगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, इसी वजह से जो है इसे बताया गया है न्यूज़ में। इसके अंदर जो जनरल थे, डायर थे, उन्होंने 69 लोगों पर गोलाबारी की थी। तो 13 अप्रैल 1919 को तो ये पिक्चर है उसकी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय लोग जो है इकट्ठे हुए थे। जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, इनको कैद कर लिया था रॉलेट एक्ट के अंदर। रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना किसी की सुनवाई के इनको जो है गिरफ्तार करके शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, तो इसके खिलाफ चर्चा के लिए वो इकट्ठे हुए थे और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने एक सभा आयोजित की थी। तो उसके अंदर जो जलियांवाला बाग था वो चारों ओर से दीवारों से घिरा था। इसमें आने जाने के लिए कुछ छोटे छोटे दरवाजे थे। अंग्रेज़ों के आदेश के खिलाफ इस बाग में एकत्रित भीड़ पर जो है पुरुष और महिलाएं, बच्चे, ये सब इसमें शामिल थे। तो जो यहाँ के ब्रिगेडियर थे, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इन्होंने एकत्रित भीड़ को सबक सिखाने के लिए उद्देश्य से दबे पांव बाग में पहुंचे और अपने साथ जो है 90 सैनिक ले गए थे। सभा के दौरान ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, सारे जो उनके दरवाजे थे वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे उनको खड़ा करके और गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। भीड़ में कई लोगों ने दीवार फांदकर जान बचाने का असफल प्रयास भी किया और कई लोग जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में भी कूद गए। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? इस नरसंहार के बाद जनरल डायर को जो है अमृतसर का कसाई कहा गया। ठीक है, डायर को, और उसे कमांड से हटा दिया गया और वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके प्रतिरोध में क्या हुआ था, जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, उन्होंने वो वापस कर त्याग दी। और महात्मा गांधी को जो केसरे हिंद मिला था, ठीक है, उन्होंने वो भी त्याग दिया। और वर्ष 1922 में कुख्यात रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 1922 में। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से जो आरसेप है। ठीक है, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था जब ये आया था। तो ये जीएस पेपर 2 में आईआर में आ जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। ठीक है, तो जो हाल ही में जो सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन है, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत क्षेत्र जो आरसेप है, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों पर अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करेगा। मतलब वापस, मतलब उसमें जो है सम्मिलित होने का इन्हें एक तरह से इन्विटेशन दिया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि भारत वर्ष 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से अलग हो गया था। ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों है, भारत को क्यों ये बुलाना चाहते हैं? क्योंकि बढ़ती हुई वैश्विक अस्थिरता के दौर में एक समावेशी संरचना का निर्माण करने हेतु क्षेत्र की सहायता करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ सकती है। ठीक है, इस प्रकार के व्यापारिक समझौतों भारतीय कंपनियों को बड़े बाज़ारों में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है। ठीक है, जबकि भारत का इससे अपोजिट व्यू है कि मतलब भारत एक इतना बड़ा देश है कि दूसरी कंपनियां यहाँ पे आके हावी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ तनाव जो है क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जो कि महामारी के कारण और भी सघन होता जा रहा है। ये है क्या आरसीपी? आरसीपी विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। ठीक है, जिसमें जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और आसियान जो कंट्री है, 10 कंट्री आसियान की, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस, ये सब शामिल है। यह नवंबर 2020 में लागू हुआ था तथा इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। ठीक है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? उभरती अर्थव्यवस्था को विश्व के शेष भागों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने हेतु जो है टैरिफ कम करना, जो मतलब जो एक दूसरे का प्रोडक्ट भेजते ना देशों में, उस पर टैरिफ कम करना, और सेवा क्षेत्र में व्यापक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है उसमें व्यापार और उसके निवेश को बढ़ावा देना। कंपनियों के लिए समय और लागत की बचत करने हेतु ब्लॉक के सदस्य देशों में भिन्न भिन्न औपचारिकताओं को पूरा किए बिना किसी उत्पाद के निर्यात करने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, मतलब एक दूसरे में जो प्रोडक्ट भेजेंगे आपस में देशों में, तो बिना किसी औपचारिकता के जो है इजीली उनका जो उत्पाद है वो निर्यात हो जाए। ठीक है,
इस समझौते में बौद्धिक संपदा संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है, किंतु इसमें जो पर्यावरण संरक्षण है और जो श्रम अधिकार है उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। आरसेप में भारत क्यों शामिल नहीं हुआ? आरसेप में मुख्यतः चीन द्वारा उत्पादित सस्ते सामान के देश में प्रवेश करने संबंधी चिंताओं की हमने पढ़ा भी था पिछले साल में जब आया था, तो विज़न आईएएस की जो पढ़ी थी, शायद नवंबर की पढ़ी हो गया तो या अगस्त की, उसमें पढ़ा था। ठीक है। संबंधी चिंताओं के कारण अलग हो गया था। चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलन पहले से ही काफ़ी अधिक है। इसके अलावा यह समझौता सेवाओं को पर्याप्त रूप से खुला रखने में जो है विफल हुआ है। ठीक है। ये सारे देखिए कंट्री हैं जो उसकी मेंबर है आरसेप की। ग्लोबली अगर जीडीपी की बात करें तो आरसेप जो है विश्व का 28% है जीडीपी में। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड में 28%, पॉपुलेशन में 30%, ऑलमोस्ट 1/3 जो है पॉपुलेशन इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। इसमें आसियान मेंबर है, आसियान +3 जो मेंबर है चाइना, जापान, साउथ कोरिया। आसियान 5 जो बचे हुए 2 हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये सब मेंबर इसी के हैं। ठीक है, आरसेप के। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 2 से ही है। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय। ठीक है। जो हाल ही में भारत और रशिया की S-400 मिसाइल प्रणाली थी, उसको सौदे के लिए प्रतिबंध जो कि अमेरिका द्वारा लगाया गया। हाल ही में भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव, ठीक है, निकोलाई कुदाशेव द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि भारत और रूस दोनों देश S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। समझौते के तहत S-400 मिसाइल जो है प्रणाली वर्ष के अंत तक भारत के लिए सौंपी जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करते हैं। ठीक है। संबंधित प्रकरण की अगर हम बात करें, S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के कारण अमेरिका द्वारा जो CAATSA कानून अर्थात अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंध के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम, उसके तहत भारत पर जो है इसका प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। लगाया नहीं है, अभी लगा सकता है। इस प्रकार के समान सौदों पर अमेरिका, चीन और जो तुर्की है, इन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली एवं भारत के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। S-400 की क्या हुआ है, खासियत है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिज़ाइन की गई एक मोबाइल सतह से हवा मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह विश्व में सबसे खतरनाक, आधुनिक एवं परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली SAM है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो थार्ड है, इससे भी काफ़ी उन्नत माना जा रहा है S-400 मिसाइल को। ठीक है। CAATSA है क्या, मतलब जिसकी वजह से बैन लगा जा सकता है, लगाया। CAATSA क्या है? अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंधों के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम मतलब काउंटरिंग अमेरिका एडवर्टरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को प्रत्युत्तर देना है। ठीक है। इसे 2017 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद लगाए जाने वाले प्रतिबंध, अभिहित व्यक्ति, ठीक है, एक सेकंड, अभिहित व्यक्ति मतलब जो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, जिसके ऊपर वो सैंक्शन लगाएगा, वो देश भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। सैंक्शन पर्सन, उसके ऋणों पर प्रतिबंध, उसके अलावा उसके निर्यात हेतु निर्यात आयात बैंक जो होंगे सहायता से निषेध किया जाएगा। अभिहित व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा उसके नज़दीकी लोगों को वीज़ा से मनाही। ठीक है। मतलब देश से देश में कोई अगर आना जाना चाहता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। ये S-400 मिसाइल की सरफेस टू एयर मिसाइल, उसकी जो है खासियत बताई गई है इसके अंदर। द एक्विजिशन रेडार ट्रैक एंड आइडेंटिफाई एनी एरियल टारगेट विद इन रेंज। ठीक है। कोई भी एरियल टारगेट मतलब हवा में उड़ता हुआ अगर टारगेट उसे मिलेगा तो वो उसे टारगेट कर सकता है। द टारगेट डिटेल्स आर पास टू द कमांडेंट पोस्ट। जो कमांडेंट पोस्ट पे होगा वो उसके पास ट्रांसफ़र की जाएगी। द कमांडेंट पोस्ट क्रू सेलेक्ट द ऑप्टिमम मिसाइल टाइप एंड लॉन्च व्हीकल इन द बेस्ट पोजीशन एंड ऑर्डर द लॉन्च। उसके बाद यहाँ से जो है इसे लॉन्च किया जाएगा कमांडेंट पोस्ट क्रू द्वारा।
द एंगेजमेंट रेडार इनिशियली गाइड्स द मिसाइल टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, उसके बाद उसको जो है गाइड किया जाएगा, इसके थ्रू टारगेट किया जाएगा। उसके बाद लॉन्च व्हीकल अप टू 16% रेजाइम ईच हैज़ 4 लॉन्च ट्यूब्स। ये लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 लॉन्च ट्यूब होगी। उसके बाद इफ़ द मिसाइल हैज़ सेमी एक्टिव होमिंग इट कैन हिट द टारगेट बेस्ड ऑन द रेडार रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एंगेजमेंट रेडार। मतलब अगर आपने यहाँ से लॉन्च कर दिया मिसाइल को तो वो जाके इसको टारगेट कर सकती है। इफ़ द मिसाइल हैज़ एक्टिव होमिंग इट कैन हिट द टारगेट यूजिंग इट्स ओवन रेडार। ठीक है, एक तो जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर भी, मिसाइल के अंदर भी एक रेडार होगा। ठीक है, उसके थ्रू भी आप उसको जो है रेडार से हिट कर सकते हैं मिसाइल से। ठीक है, उसके बाद नाटो, अगला टॉपिक क्या है, ये भी जीएस पेपर 2 से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। नाटो भी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान से वापस, जो नाटो की फोर्सेस थी वो भी अफगानिस्तान से जो है वापस आ चुकी है। तो हाल ही में जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, इसके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से होने वाली वापसी के साथ ही नाटो कमांड के अधीन तैनात विदेशी सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस चले जाएंगे। ठीक है, जो कि 2001 से जो है यहाँ पे तैनात थे अभी तक। वापसी के बाद अमेरिका और नाटो का लक्ष्य जो है अफगानिस्तान को सुरक्षा के लिए अफगानी सेना और जो पुलिस बल है, जिनको मतलब ये ट्रेंड करके आए होंगे, जिसे उन्होंने अरबों डॉलर करके विकसित किया है। हालांकि वर्तमान में अफगानिस्तान में शांति वार्ताएं कोशिश के दौर से गुजर रही है और अक्सर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, 11 सितंबर तक काफ़ी प्रतीकात्मक तारीख है। इस दिन 20 वर्ष पहले जो अलकायदा द्वारा विमान अपहरण करके अमेरिका पर हमला किया गया था 2001 में, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। ठीक है, अगर हम नाटो के बारे में बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब जो हमारा वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे बनाया गया था, उसी की वजह से अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, वॉशिंगटन संधि द्वारा इसे स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, मित्र राष्ट्रों को कमान संचालन मुख्यालय कहाँ पे है, मित्र राष्ट्र, एक मिनट देख लेते हैं कौन से है। देखिए, मित्र राष्ट्र हमारे कौन से थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक साइड जो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। ठीक है, और धुरी राष्ट्र कौन से थे, जो जर्मनी के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है, ये धुरी राष्ट्र थे और ये मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, मॉन्स, बेल्जियम, दोनों बेल्जियम में ही है। ठीक है, जो इसका नाटो का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और ये मॉन्स, बेल्जियम। ठीक है, संरचना की बात करें अगर, तो नाटो की स्थापना के बाद गठबंधन से नए सदस्य देश शामिल होते रहे हैं। शुरुआत में नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी होगी, 12 से 30। नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम जो देश था वो उत्तरी मकदूनिया है। ठीक है, आगे मैप में दिखा रखा है इसे, उसे 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था। नाटो की सदस्यता इस संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के लिए खुली है। ठीक है, यूरोपीय जितने यूरोप के देश होंगे ये उनके लिए खुला है नाटो शामिल होने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका, राजनीतिक उद्देश्य सबसे पहले, नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों के लिए समस्याओं का समाधान करने, विश्वास का निर्माण करने, दीर्घकाल में संघर्ष रोकथाम हेतु और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। सामरिक की बात करें तो नाटो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनयिक प्रयास विफल होने की स्थिति में नाटो के पास क्या है, सैन्य शक्ति भी उपलब्ध है संकट प्रबंधन कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, ये सैन्य कार्रवाई क्या करते हैं, नाटो के संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा अनुच्छेद, वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 अथवा संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, सैन्य जो सुरक्षा है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये मैकेडोनिया। ठीक है, जो सबसे 2020 में जो है शामिल हुआ है नाटो में। ठीक है, इटली के यहाँ पे, और इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन से समुद्र के पास है ये, ग्रीस, रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, यहाँ पे मकदूनिया है। उसके बाद जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक है सरकारी बजट। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का लोक ऋण
ठीक है। पब्लिक डेब्ट जो होता है स्तर सर्वाधिक है, ठीक है, मतलब सरकार को कितना पैसा देना है, ये हमारा लोक ऋण हो जाता है। ये सबसे उच्चतम है। हालांकि देश में मात्रात्मक सुधार कार्यक्रम जारी है, फिर भी इसका ऋण वहन क्षमता सबसे कमज़ोर है भारत की। लोक ऋण होती क्या है? किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि को हम पब्लिक डेब्ट या लोक ऋण से कहा जाता है, ठीक है। भारत में के संदर्भ में अगर बात करें तो लोक ऋण के तहत भारत की जो भी संचित निधि है उस पर भारत जो केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ शामिल है। इसके तहत जो लोक खाते पब्लिक जो अकाउंट है उनके ऊपर अनुबंधित देनदारियों को इनमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, पब्लिक अकाउंट के। लोक ऋण के स्रोत क्या हैं? जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी या ट्रेजरी बिल होंगे, कोई भी बाह्य सहायता अल्पकालिक ऋण होंगे, ठीक है, ये हमारे लोक ऋण के अंदर आ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि के ऊपर अनुबंधित देनदारियों को लोक ऋण के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट नहीं है, पब्लिक डेब्ट है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है जितनी भी संचित निधि के ऊपर अनुबंधित देनदारियाँ होंगी उसे पब्लिक डेब्ट में रखा जाता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट में नहीं रखा जाता। लोक ऋण के अगर प्रकार की बात करें तो आंतरिक और बाह्य है, ठीक है। आंतरिक में एक तो मार्केटेबल होता है, विपणन योग्य है, एक नॉन मार्केटेबल होता है, नॉन मतलब गैर विपणन योग्य है, ठीक है। तो मार्केटेबल में कौन से आ जाते हैं हमारी मार्केटेबल जो भी हमारी वो होगी सिक्योरिटी, उसमें एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक ट्रेजरी बिल, ये हमारे मार्केटेबल या विपणन योग्य में आ जाते हैं, ठीक है। नॉन मार्केटेबल में जो भी हमारे मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल होंगे, राष्ट्रीय लघु बचत कोष होगा, उसको जारी करने वाली विशेष प्रतिभूतियाँ आदि जो है इसमें शामिल होती है राज्य सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार की। और मार्केटेबल में हमारे जो है केंद्र सरकार की। ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है? ठीक है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये क्या होता है? ये किसी देश द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता होती है, ठीक है, मतलब वो कितना अपना जो उसका ऋण है उसको कितना भुगतान कर सकता है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही मतलब उस देश में हम कहेंगे कि आर्थिक संकट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। निवेशकों द्वारा किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ऋण जीडीपी अनुपात का अवलोकन किया जाता है। उच्च जीडीपी अनुपात विश्व भर में आर्थिक संकट को हवा दे सकता है, ठीक है। क्या जीडीपी अनुपात का कोई स्वीकार्य स्तर होता है? तो अकॉर्डिंग टू FRBM राष्ट्रीय जवाबदेही एवं बजट मैनेजमेंट मतलब फिस्कल रिपोर्ट एंड बजट मैनेजमेंट पर एन के समिति द्वारा सामान्य ऋण सरकारी ऋण जो जीडीपी अनुपात है उसको 60% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से जो है सरकार के लिए ऋण जीडीपी अनुपात 40% और राज्यों के लिए जो केंद्र सरकार है उसके लिए 40 और जो राज्य है उसके लिए 20% रखा गया था। अगला टॉपिक भी जो है जीएस पेपर 3 से ही है। मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, मैटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो हाल ही में जो है NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, उसके द्वारा जो तमिलनाडु सरकार है उसको मैटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर काम आगे बढ़ाने हेतु अनुमति दे दी गई, ठीक है। और जो उस पर वो था रोक लगाई गया था, जो आवेदन दिया गया था उसको रोक लगाने के लिए, उसको खारिज कर दिया गया। संबंधित अगर हम प्रकरण देखें तो मैटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर रोक लगाने हेतु किए गए आवेदन में दावा किया गया था कि इस परियोजना की शुरुआत करने से पहले कोई भी जो एनवायरनमेंट असेसमेंट होता है, मतलब पर्यावरणीय मंजूरी होती है, वो नहीं ली गई है। आवेदन में परियोजना के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इस परियोजना की परिकल्पना करते समय डेल्टा क्षेत्र के किसानों के नदी तटवर्ती अधिकारों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है, मतलब जिनका जो एरिया पानी के बीच में है उनके जो है उपेक्षा की गई है उस एरिया की। इसके अलावा चूँकि इस परियोजना में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के हित शामिल है, इसलिए इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। NGT का निर्णय क्या है इसमें? जो NGT है इस परियोजना के तहत 4238 एकड़ भूमि को सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है, ठीक है। इतने एरिया को सिंचाई के एरिया में लाना इसको प्रस्तावित किया गया, जो कि 2000 हेक्टेयर से कम है तथा 2018 में जारी संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार यह परियोजना लघु सिंचाई प्रणालियों के क्षेत्र में आती है, ठीक है। इसके लिए इसमें कोई भी मंजूरी लेना, पर्यावरणीय मंजूरी लेना जो है अनिवार्य नहीं कहा गया।
इसके बाद इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक से जो भी प्राप्त होने वाला जो पानी है उसको सिर्फ नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। और मैटूर बांध के पानी को दोनों राज्यों में से किसी के साथ भी साझा नहीं किया जा रहा है तथा इसका उपयोग सिर्फ जो है तमिलनाडु को पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ के जो एरिया हैं जो ये हैं ईदापड़ी, ओमा, लुर, संकगिरी, मैटूर तालुकों, इनके जो 4200 एकड़ है, मतलब 2000 एकड़ से 2000 हेक्टेयर से कम भूमि है ये, उस भूमि को सिंचित किया जा रहा है, ठीक है। इसका उपयोग केवल तमिलनाडु के लाभ के लिए किया जा रहा है, अतः परियोजना के लिए किसी अन्य प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है इसका कार्यान्वयन। और मैटूर जलाशय के अधिशेष, मतलब जो भी हमारा अधिशेष होता है सरप्लस, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो मान लीजिए अगर ये नदी कहीं पे बह रही है तो जो इससे बाहर निकल के जा रहा होगा, मतलब एक आपने एरिया दे दे कि यहाँ से बहना है, फिर भी वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उससे 100 टैंकों, झीलों और तालाबों के माध्यम से ईदापड़ी और ये सब एरिया को जो है 4200 एकड़ भूमि को इससे सींचा जा रहा है। उसके बाद मंकी डैक्टाइल क्या होता है, ठीक है, अगला टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। ये एक उड़ने वाला सरीसृप है जिसे सम्मुख अंगुष्ठ या उल्टे अंगूठे वाला भी कहा जाता है। हाल ही में चीन में लियोनिंग के तियाओजिशन संरचनाओं में एक नवीन टेरासौर जीवाश्म की खोज की गई है जिसे लगभग 160 मिलियन वर्ष पुराना माना जा रहा है, ठीक है। जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, कुनपैगोप्टेरस एंटीपॉलिकेट्स, ये जो है इसका साइंटिफिक नाम है, नाम दिया गया जिसे मंकी डक्टाइल भी कहा गया है। टेरासौर प्रजातियाँ सरीसृप थी और डायनासोर प्रजातियों से निकट संबंधित थी। यह कीटों के बाद उड़ान भरने में सक्षम पहले जीव हैं, ठीक है। टेरासौर याद रखिएगा, टेरासौर। अंगूठे की सम्मुखता अंगूठे को एक साथ मोड़ने, झुकाने और बीच में घुमाने में सक्षम बनाती है, जिससे अंगूठे की नोक से दूसरी उंगलियों के सिरे को छुआ जा सकता है, ठीक है। मनुष्यों के साथ साथ कुछ प्राचीन बंदरों और वानरों में भी सम्मुख अंगूठे पाए जाते थे। देखिए ये इनकी फ़ोटो है जो कि जैसे मूवी वगैरह में, हॉलीवुड मूवी में कुछ दिखाया गया लग रहा है ये, ठीक है। टीका उत्सव उसके बाद जो कि मनाया जा रहा है, इसे टीकाकरण उत्सव या वैक्सीनेशन फेस्टिवल भी कहा जाता है। भारत में शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ अधिकतम पात्र लोगों का टीकाकरण करना है, ठीक है। देखिए इसकी फ़ोटो है, पार्टिसिपेट इन टीका उत्सव। उसके बाद अगला है रायसीना संवाद, ठीक है। हाल ही में रायसीना संवाद का 6वां संस्करण आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को विदेशी मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय क्या है, हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउट रिस्क आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। 2021 का जो संस्करण है रायसीना संवाद, इसका ये जो है थीम है। वर्ष 2016 में शुरू हुआ रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ है। यह राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेताओं को वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने और समकालीन मामलों पर सहयोग के अवसरों की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, नैरो लाइन सेफर्ड 1 NLS-1 गैलेक्सी भी कहा गया है। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया है, ठीक है। सक्रिय मतलब एक्टिव। इसकी पहचान सुदूर गामा रेस उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है। यह लगभग 31 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। उसके बाद मानस ऐप एक सेहत संबंधी एप्लीकेशन है जिसका पूरा नाम क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेंसी ऑर्गमेंटेशन सिस्टम अर्थात मानस। इसे प्रधानमंत्री के विज्ञापन, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, ठीक है, जो उनका साइंस, टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन सलाहकार परिषद है उसके द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप के रूप में से विकसित किया गया मानस एक व्यापक और परिमार्जित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों की मानसिक भलाई, ठीक है, मानसिक भलाई को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और देखता हूँ अगर मैं 16 का भी आज ही अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।